हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबके सामने क्लास 9 का पार्ट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, कुछ रिवीजन क्लास रख लेते हैं। जैसे हम पिछले दिन बताए थे क्या चीज़ कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था और वह बैक्टीरिया की सहायता से की थी। क्या चीज़ की सहायता से की थी? बैक्टीरिया की सहायता से की थी। ये चीज़ बताया था हमने। और फिर इसके बाद कहा था क्या चीज़ कि कोशिका का जो आकार है सामान्यतः 10 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक होता है। सामान्यतः ऐसा देखी जाती है कोशिका का आकार। और कोशिका का जो सबसे प्रारंभ में अध्ययन किया गया था 1838 ईस्वी में। कितना में? 1838 ईस्वी में। और किसके द्वारा? स्लाइड और स्वान के द्वारा। और उन्होंने ही क्या चीज़ दिया था? सेल थ्योरी दिया था। क्या चीज़ दिया था? सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी में बताया था कि कोशिका जो होती है सजीव कोशिका का सभी सजीवों का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है? कोशिका से हुआ है। सेल के प्रमुख सेल में जो मेन होता है वो होता है केंद्रक होता है। सेल का अस्तित्व जो है, जिसमें जितना भी आंतरिक में जो पाए जाते हैं वो सभी सामूहिक मिलकर कार्य करते हैं और उत्तरदायी के लिए प्रभावी होते हैं। नई सेल का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव होता है। अब कोशिका पहले से मौजूद नहीं रहेगा तो सेल विभाजन नहीं हो सकता, कोशिका विभाजन नहीं हो सकती, नई कोशिका नहीं बन सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी सेल बताया था नर्वस सेल, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन बोलते हैं इसको, जो लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका बताया था स्पर्म बताया था, शुक्राणु। सभी जीवों के सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया या इसे पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका आकार होता है 0.1 माइक्रो। जंतु में सबसे भारी कोशिका बताए थे ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे के बाद बताए थे। इसका आकार 170 मीटर होता है, 170 मिलीमीटर होता है, समझ लो 170 मिलीमीटर शुतुरमुर्ग के अंडे। फिर उसके बाद बताया था पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु। इसका आकार जो होता है 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक का होता है। कपास का बीच में देखा गया था क्या चीज कि प्राकृतिक में सेलुलोज सर्वोत्तम उदाहरण था। किसका? कपास के बीज का। सेलुलोज जो है किसका उदाहरण है? कपास के बीज का। साथ ही जैसे कि कोशिका भित्ति जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है पौधे में जो बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो सेलुलोज का बना होता है। हम बताए थे कल इसके बारे में। फिर उसके बाद सेलुलोज एक कैसा सेक्राइट बताए थे हम? पॉलीसेक्राइड शर्करा। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सेलुलोज कैसा शर्करा है, तो पॉलीसेक्राइड शर्करा। कैसी शर्करा है? पॉलीसेक्राइड शर्करा। अब इसके बाद हम आज की क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का क्लास है कि कोशिका संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आधार पर दो प्रकार की होती है। कोशिका संरचनात्मक आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यू का मतलब तुम लोग अपने में बोलना, यू बोलते हो ना। यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, यू कम हियर, यू गो देयर बोलते हो। तो यू का मतलब होता है जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ये हो गया किसका? यूकैरियोटिक भी दो प्रकार के होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसका एग्जाम्पल है पीपीएलओ, जिसके बारे में बताया था प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्यूलोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक जो है वो दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक के बारे में चर्चा करते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का मतलब प्राचीन। प्रीमिटिव का मतलब प्राचीन होता है। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है जी? प्राचीन होता है। प्रीमिटिव मीन्स प्राचीन। और जो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, यानी प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका। प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका, प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका, इसका अर्थ होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक का मतलब प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका, जिसको हम अपनी आँख की सहायता से नहीं देख सकते। प्रोकैरियोटिक सेल को हम अपनी आँख की सहायता से देख नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राचीन केंद्रक उपस्थित है। केंद्रक का केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। शेष भाग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म सभी अनुपस्थित रहता है। इसलिए सामान्यतः माना जाता है कि केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि प्राचीन केंद्रक, हम इसका अर्थ बताया भी, उपस्थित रहता है। प्राचीन केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रिका जिसको बोल रहे हैं, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, एक इसका फोटो हम अभी बनाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। केंद्रक का केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। अब जब हम बताएंगे यूकैरियोटिक सेल, और उसमें जब हम न्यूक्लियस चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में, तो इस केंद्रक के अंदर में ही हम लोगों में, प्लांट में या फिर एनिमल्स में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। हम बताएंगे आपको आरएनए पाया जाता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक, तब हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, मनुष्य के यूकैरियोटिक या प्लांट के यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए पाया जाता है। यही डिफरेंस में काम करेगा, पाया जाता है। जब दोनों के बीच में अंतर लिखने के लिए आएगा 5 नंबर के, तो उस समय बहुत काम देगा। शेष भाग जैसे बचा हुआ चीज, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, सभी अनुपस्थित रहते हैं, सभी मौजूद रहते हैं। इसलिए सामान्यतः माना जाता है कि केंद्रक नहीं उपस्थित होता, इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता। जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पर फोटो बना के, इस पेज पर देखिएगा। इसमें है क्या चीज कि ये सबसे बाहरी वाला जो लेयर आप देख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, हम नाम नहीं लिखाएगा। इसके जो सबसे बाहरी वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला जो फोटो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक झिल्ली बोलते। फिर उसके बाद यहीं पर एक ऐसी संरचना होती है बना हुआ, इसको हम लोग में क्या चीज होता है कि बीच में रहेगा ऐसा, तो इसको बोल देते क्या चीज? न्यूक्लियस। लेकिन इसमें यहाँ पर जो देख रहे हो, इसको बोलते
न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका ही बोला जाता है उसको हिंदी में, परंतु केंद्रिका मौजूद नहीं होती। फिर उसके बाद इसमें ये जो ऐसी संरचना बनी हुई है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? तो इस संरचना जो बनी हुई है इसको बोलते क्रोपीटीन। क्या बोलते? क्रोपीटीन बोलते, याद रखना। इसको क्या बोलते? क्रोपीटीन बोलते हैं। और इसमें जो इस प्रकार से भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है लिक्विड पदार्थ, ये लिक्विड पदार्थ जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। याद रखना, ये चारों चीज किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसमें चर्चा कर दिए, आगे बढ़ते। आगे प्रोकैरियोटिक में अन्य कोशिकांग जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी या फिर सेंट्रोसोम इत्यादि अनुपस्थित रहता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकांग होती है उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है। कौन कौन नहीं पाया जाता? डिफरेंस में आपको ये सब काम देगा जब दोनों के बीच में अंतर लिखोगे, इसलिए पॉइंट को याद रखना। राइबोसोम उपस्थित रहता है लेकिन 70S, देखो ये राइबोसोम जो है ना वो दो रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? एक होता है 70S जो सबसे छोटी होती है, एक होता है 80S जो बड़ी, एस लिखा हुआ है 80S, 70S और 80S। राइबोसोम दो रूप में होती है। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो बड़ा सेल होती है और प्रोकैरियोटिक बहुत छोटा सेल होती है। प्रोकैरियोटिक बहुत ही छोटा कोशिका होती है, इसलिए याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितना एस वाला पाया जाता है? 70S वाला पाया जाता है। कितना एस वाला पाया जाता है? 70S वाला। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल उपस्थित होता है, यही तो सबसे बड़ा चीज है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते? कोशिका भित्ति। हिंदी आपको लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है तो। कोशिका भित्ति क्या मौजूद होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जिस जीव में पाई जाती है उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिस जीव में पाई जाती है उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रमुख प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया या बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल में। देखो प्रोकैरियोटिक जो जीव जो है वह माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में या फिर नीलहरित शैवाल में मौजूद होता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आप बताओगे। ठीक है, आगे देखें। प्रोकैरियोटिक जीव बैक्टीरिया इत्यादि माइक्रोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थित होने के कारण श्वसन यानी रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग
मिसोसोम भी बोलते हैं, मिसोसोम के द्वारा करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि, बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें पाई नहीं जाती है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जिसकी सहायता से यूकैरियोटिक सेल जो है सांस लेने का काम करता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल किसकी सहायता से श्वसन का काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के सहायता से श्वसन का काम करता है। कौन? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती है तो वह श्वसन कहाँ से करती है, तो वह श्वसन मिसोसोम के द्वारा करता है, मिसोसोम के द्वारा करता है, मिसोसोम के द्वारा करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल श्वसन कहाँ से करती है, तो मिसोसोम, मिसोसोम। और ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखने, आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतना तक याद हो गई होगी, हम जो बताए आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो आपसे विदा ले रहे हैं, आप इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड कीजिए, सभी के पास भेजिए, जितना भेजना है भेज दीजिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। यही तो एक है, और क्या चाहिए? इसी से तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और क्या चीज़ मिलती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।